हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो एचपी सेट में पूछे गए थे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वेश्चन इज एडा मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंड्स फॉर। सो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछी जा रही है एडा की फुल फॉर्म, राइट, जो कि एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मॉडल है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है अटेंशन यानी कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सेकंड इज अलर्टनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। थर्ड इज अटेंशन, इंफॉर्मेशन, डिजायर एंड एक्शन। एंड फोर्थ इज अलर्टनेस, इंफॉर्मेशन, डिजायर एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तो देखिए, जो एडा है, एडा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, सबसे पहले आता है अटेंशन या फिर अवेयरनेस, देन इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। यानी कि कोई भी मार्केटर है वो जब कम्युनिकेट कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में टू द कंज्यूमर, तो सबसे पहले वो कंज्यूमर का जो अटेंशन है वो गेन करता है, जिससे कंज्यूमर अवेयर होता है प्रोडक्ट के बारे में। उससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट आता है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में, फिर डिजायर बनता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, और फिर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर एक्शन लेता है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है, या फिर एक्शन ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज ना करे। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एडा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Second question is, when the company fixes price of the same product at two different prices based on differences in name and image it pursues। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को अलग अलग फिक्स करती है, राइट, ऑन डिफरेंसेस इन नेम एंड इमेज। यानी कि प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है प्राइस, जो नेम है वो अलग है, उसकी इमेज अलग है, ब्रांडिंग अलग तरह से करी है, और दूसरी जगह पर उसका नेम ब्रांडिंग अलग तरह से करी है, लेकिन प्राइस दोनों जगहों पर अलग है। तो इसे हम कौन सी प्राइसिंग बोलते हैं? प्रमोशनल प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग, स्पेशल इवेंट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। तो देखिए, जैसे कि हमें नाम ही बता रहा है, इट विल बी डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग। यानी कि दो डिफरेंट प्राइसेस एक ही प्रोडक्ट के चार्ज किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नेम या फिर इमेज चेंज करके, राइट। ये कब कंपनीज करती हैं? जब उन्हें लगता है कि दो ग्रुप्स हैं, हमारे कस्टमर के दो ग्रुप्स हैं, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलग तरह से परसीव कर रहा है, दूसरा अलग तरह से परसीव कर रहा है। तो जब वो अलग अलग तरह से परसीव कर रहे होते हैं और एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप अगर प्रोडक्ट को ऐसे परसीव कर रहा है कि उसको लग रहा है कि इसका प्राइस ज्यादा हो सकता है, तो कंपनी वहां पर ज्यादा भी चार्ज कर लेती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is, the task of encoding the communication message for its customers is often accomplished by। so देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं उसमें जो कम्युनिकेशन मैसेज होता है उसको एनकोड कस्टमर के लिए कौन करता है, कौन इस पर्टिकुलर काम को करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कंज्यूमर इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया चैनल या फिर पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट्स। देखिए, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में हमारा मैसेज है उसको एनकोड करना, यानी कि उसको उसकी टैगलाइन बनाना, उसका स्लोगन बनाना, राइट, उसको क्रिएटिव तरह से कस्टमर तक पहुंचाना, इस पर्टिकुलर काम को करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये काम है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, psychographic segmentation refers to segmenting the market on the basis of one of the following। so देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं तो उसके बेसिस बेसिकली क्या होते हैं? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम करते क्या हैं? हम बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंज्यूमर को डिवाइड कर देते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सोशल क्लास, बेनिफिट साउट, राइट, C is gender and age, and fourth is lifestyle and personality। तो देखिए, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेसिस कौन कौन से हैं? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी। तो ये हमारे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्चिंग एडिशनल आइटम्स इन ए गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी अंडर द कंपनीज एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम इज रेफर्ड टू एज। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम एडिशनल आइटम्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में लॉन्च करते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रांड एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांडिंग या फिर नन ऑफ दिस, राइट। देखिए, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, मल्टी ब्रांडिंग भी नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ पर आपको होगा दो ऑप्शंस में, ए और बी।
ए में दिया गया है ब्रांड एक्सटेंशन और बी में दिया गया है लाइन एक्सटेंशन। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज लाइन एक्सटेंशन। अब यहाँ पर देखो ब्रांड एक्सटेंशन और लाइन एक्सटेंशन के बीच ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। लाइन एक्सटेंशन क्या होती है, जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में हम एडिशनल आइटम लेकर के आते हैं और ब्रांड नेम हमारी सेम रहती है तो उसको हम लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि चॉकलेट जो आती है जैसे कि डेयरी मिल्क है, राइट। सो डेयरी मिल्क के अलग अलग वेरिएंट्स हैं तो उसको हम लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है डेयरी मिल्क, राइट, कैडबरी डेयरी मिल्क एक ही प्रोडक्ट है। अब डेयरी मिल्क के अलग अलग वेरिएंट्स कंपनी ने बनाए, राइट, तो उसको हम बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन। यहाँ पर कंपनी एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरीज बना रही है तो उसको हम बोलते हैं लाइन एक्सटेंशन। और ब्रांड एक्सटेंशन क्या होती है, जब अलग अलग प्रोडक्ट एक ब्रांड के अंडर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटोल है, सो डेटोल का एंटीसेप्टिक लिक्विड भी आता है, सोप भी आता है, हैंड वॉश भी आता है, तो ये क्या है, ये ब्रांड एक्सटेंशन है क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बना रही है। अब एंटीसेप्टिक जो लिक्विड है वो सोप से अलग है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग हो गई तो उसको हम ब्रांड एक्सटेंशन बोल रहे हैं। लेकिन जहां पर प्रोडक्ट सेम है, चॉकलेट ही है, डेयरी मिल्क ही है, लेकिन डेयरी मिल्क के अलग अलग वेरिएंट्स हो गए तो उसको हम बोलेंगे लाइन एक्सटेंशन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। Next question is which of the following statements is wrong with respect to marketing information systems। देखिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। हमें ये बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो पहली स्टेटमेंट है इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। सेकंड इज इट इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। C is it is a time consuming process and D is it creates more interactive atmosphere between Salesforce and customers। So देखिए जब भी कोई कंपनी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से वो मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, सही बात है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, राइट, सेल्स फोर्स और कस्टमर्स के बीच में एक इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर भी आता है, राइट। लेकिन देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट दी गई है कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी कोई कंपनी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है और उसको अच्छे से मैनेज करती है तो उससे जो ओवरऑल टाइम होता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का वो सेव होता है, राइट। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए सर्विस फर्म्स अडॉप्ट्स मार्केटिंग अप्रोच इट इन्वॉल्व्स। तो बोला जा रहा है कि जब एक सर्विस फर्म है, ऐसी फर्म जो सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है, जब वो मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो करती है तो उसमें क्या क्या आता है। ऑप्शंस आर कस्टमाइज्ड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जब भी कोई सर्विस फर्म मार्केटिंग अप्रोच को अडॉप्ट करती है तो उसमें कस्टमाइज्ड मार्केटिंग आती है, सही बात है। कस्टमाइज मार्केटिंग क्या होती है, जब एज पर द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स आप सर्विस को कस्टमाइज कर देते हो और सर्विसेज में कस्टमाइजेशन की काफी जरूरत भी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग। देखिए सर्विस मार्केटिंग में बोला जा रहा है कि आपके जो इंप्लॉइज हैं that are very important when it comes to providing services to the customers, right। तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं आपको उनको अच्छे से ट्रीट करना है, उनकी वेलबींग का ध्यान देना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बिल्कुल सही रखना है सो दैट आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से फिर कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, राइट। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। जो एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है उसको हम इंटरनल मार्केटिंग बोलते हैं, तो ये भी इसमें आएगा। एक्सटर्नल मार्केटिंग इज जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो हम सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, राइट, जो हम पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, हम कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल मार्केटिंग। जो भी हम ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग करते हैं दैट इज एक्सटर्नल मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग में इसकी जरूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों कंपोनेंट्स ही हमारे सर्विस मार्केटिंग में आते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट टेस्टिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट मींस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी हम न्यू प्रोडक्ट की मार्केट टेस्टिंग करते हैं उसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिंग द प्रोडक्ट फॉर इट्स फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस। B is learning about market size and customer reaction to the product. C is testing the appropriateness of the product concept to the target market. And D is testing the attractiveness of a business proposal. So, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट टू द टारगेट मार्केट। सो हम टेस्ट मार्केटिंग क्यों करते हैं, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट जो है
उसको लॉन्च करने वाले होते हैं तो हम उसकी मार्केट टेस्टिंग करते हैं। और हमारा पर्पस होता है ये चेक करना कि जो भी हमने प्रोडक्ट का आइडिया बनाया है, जो भी हमारा प्रोडक्ट आइडिया है, जो भी हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट है, जिस भी टारगेट मार्केट में हम उसे लॉन्च करने वाले हैं, क्या उसकी अप्रोप्रिएटनेस है या फिर नहीं है, हमारा आइडिया फिजिबल है या नहीं है। ये पर्पस होता है हमारा मार्केट टेस्टिंग का। इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, Nike succeeded in convincing millions of young consumers that a shoe is not simply a shoe, it's an attitude, and the company's symbol has become one of the most recognized symbol of the world. This is an example of. So देखिए एक तरह से हमें यहाँ पर एग्जाम्पल ही दिया गया है, बोला जा रहा है कि नाइकी जो कि शू मेकर है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने कन्विंस किया यंग कंज्यूमर्स को, ये यंग कंज्यूमर्स को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि जो आपके शूज हैं ये सिर्फ एक शू नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट। और कंपनी का जो सिंबल है वो एक मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल वर्ल्ड में बन गया उसके बाद। तो ये किसका एग्जांपल है? वेदर इट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट इज इमेज डिफरेंशिएशन, मार्केट डिफरेंशिएशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगा क्योंकि शू पहले भी बिक रहे थे, शू नाइकी ने भी बनाए, राइट। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो नहीं है। किसी नए मार्केट में भी इन्होंने नहीं बेचा, राइट, तो ये मार्केट डिफरेंशिएशन भी नहीं है। सो ये क्या हुआ? इट विल बी इमेज डिफरेंशिएशन। एक नई इमेज कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट करी नाइकी ने, राइट। उन्होंने क्या बताया यंग कंज्यूमर्स को कि योर शू इज नॉट अ सिंपल शू, इट्स एन एटीट्यूड, राइट। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, वो कंज्यूमर्स के माइंड में एक सेपरेट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इमेज डिफरेंशिएशन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉरस्पॉन्डिंग 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर। तो हमें यहाँ से यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स के 4 C's बताने हैं। 4 P हमने पढ़े हुए हैं जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो उसी के काउंटर पार्ट्स हैं हमारे 4 C's। तो 4 C's जो है वो मार्केटिंग मिक्स के क्या है ये हमें बताना है। जनरली सर्विस के कंटेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कस्टमर केयर, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, कस्टमर बेनिफिट, communication, convenience and cost, customer communication, convenience and care, and D is customization, communication, convenience and cost. So देखिए जो 4 C's हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के वो होते हैं कस्टमर, कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो देखो जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन है उसी को रिप्लेस करा गया है यहाँ पर। प्रोडक्ट की जगह हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर बेनिफिट। प्रोडक्ट में हम क्या बात करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, राइट। 4 C's में ये बोला गया कि आपको प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कस्टमर बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वो प्रोडक्ट या सर्विस देनी है जहां पर कंज्यूमर का बेनिफिट है, राइट। प्राइस को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया कॉस्ट से। हमें ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक कंज्यूमर को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, राइट। रियल कॉस्ट भी और साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी। इसके साथ ही प्लेस हमारा यहाँ पर हो गया कन्वीनियंस, कि हम कितना कन्वीनियंटली अपने जो प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। और प्रमोशन यहाँ पर हो गया communication, right? So right answer will be option number B. Next question is, if marketers go through viewer or listener profile such as age, income, gender and compare media profile with their target audience to see suitability of advertising, it means they are using. So यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक मार्केटर जो भी उसके व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, राइट, वो एज, इनकम, जेंडर को जो है वो चेक कर रहे हैं, जब वो उनकी मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, राइट, और वो देखना चाहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग जो वो करने वाले हैं वो सूटेबल उनके लिए है या नहीं, तो वो क्या यूज कर रहे हैं? आर दे यूजिंग रीजनल कल्चर, डेमोग्राफिक्स, मैक्रो मार्केटिंग मेजर्स या फिर सिनेरियो प्लानिंग? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डेमोग्राफिक्स। हमारे एज, जेंडर, इनकम एक्सेट्रा ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। Next question is the difference between customers' expectations and firm's perception of these customer expectation refers to. So देखिए यहाँ पर गैप मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया और हमसे पूछा जा रहा है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं और जो फर्म की परसेप्शन है ऑफ दीज कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और फर्म क्या सोच रही है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इस जब इसमें गैप आ जाता है, एक डिफरेंस आ जाता है, तो इसको हम कौन सा गैप बोलते हैं? वेदर इट इज स्टैंडर्ड गैप, knowledge gap, delivery gap या फिर communication gap. So this is basically knowledge gap. The right answer will be option number 2. तो यहाँ पर क्या है? फर्म को complete knowledge नहीं है that what customer expects from us,
राइट। तो किसके बीच में डिफरेंस आ रहा है? कस्टमर की एक्चुअल एक्सपेक्टेशन और फर्म की जो परसेप्शन है अबाउट दिस एक्सपेक्टेशन। तो जब इसमें डिफरेंस आ गया, इट इज कॉल्ड नॉलेज गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीआरपीज आर यूज्ड टू एसेस। तो टीआरपी का यूज हम किसके लिए करते हैं? राइट, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो टीआरपी की फुल फॉर्म हमारी होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? मीडिया इफेक्टिवनेस को इससे हम एसेस करते हैं, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को, ब्रांड इफेक्टिवनेस को, या फिर टारगेट इफेक्टिवनेस को। तो देखिए जो टीआरपी का हम यूज करते हैं वो हम किस लिए करते हैं? क्या पता हमें टीआरपी से चलता है कि कितनी व्यूअरशिप है हमारी, राइट। एक पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम है तो उसकी क्या व्यूअरशिप है, तो हम उससे क्या चेक कर रहे हैं? बेसिकली वी आर चेकिंग द मीडिया इफेक्टिवनेस, कि एक पर्टिकुलर मीडिया है यानी कि टीवी है, हम टीवी के ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं या फिर कोई शो है, कोई प्रोग्राम है, कितने लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कितने देख रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर मीडिया है यानी कि टीवी है, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है अगर हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो, राइट। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is application of marketing principles to a social issue to bring about attitudinal and behavioral change among the general public or a specific population segment is more appropriately categorized as। तो बोला जा रहा है कि जब हम मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर सोशल इशू के रिगार्डिंग लोगों का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसको चेंज करने के लिए, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इशू बेस्ड मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, या फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज सोशल मार्केटिंग। तो देखिए यहाँ पर सोसाइटल मार्केटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सोसाइटल मार्केटिंग या फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग क्या होती है कि हमें जो हम प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं उसकी जब हम मार्केटिंग करनी है, हमें सोसाइटी को ध्यान में रख के करनी है। सोशल मार्केटिंग क्या है? जब हम किसी सोशल कॉज के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट, जब हम किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। तो अगर हम इस तरह का कोई मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमें एनवायरमेंट को सेव करना चाहिए, हमें फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज करना चाहिए, राइट, हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सोशल इशू। हम लोगों के एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में चेंज लाना चाह रहे हैं रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, राइट, रिगार्डिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग। Next question is when a new product is launched, segmentation by purchase behavior will lead the marketer to target। तो देखिए बोला जा रहा है कि जब एक प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं और एक पर्टिकुलर मार्केटर है वो परचेज बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन कर रहा है, तो वो किसको टारगेट कर रहे हैं? रेगुलर यूजर्स को, एक्सट्रोवर्ट्स को, इनोवेटर्स को, या फिर वेल्दी पीपल को। तो जब हम परचेज बिहेवियर की देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो परचेज बिहेवियर में हम क्या देखते हैं कि कितने लोग हैं जो जल्दी प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, कितने लेट अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें हम किसको टारगेट कर रहे हैं? वे टारगेटिंग इनोवेटर्स, राइट। इनोवेटर्स कौन होते हैं? जो सबसे पहले एक पर्टिकुलर जो नया प्रोडक्ट है उसको जो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं उनको हम इनोवेटर्स बोलते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं, फिर हमारे पास लेट अडॉप्टर्स होते हैं, राइट। एंड में हमारे पास लेगार्ड्स होते हैं जो एंड में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। तो जब हम परचेज बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इनोवेटर्स को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफस्टाइल रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ लिविंग एक्सप्रेस्ड इन ए पर्संस। तो जो लाइफस्टाइल है एक पर्टिकुलर पर्सन का, राइट, जो उसका पैटर्न ऑफ लिविंग है वो एक पर्सन के कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, यानी कि आपका लाइफस्टाइल कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, ये यहाँ पर यहाँ आपको बताना है। बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स में, फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज, एक्टिविटी इंटरेस्ट एंड ओपिनियन, या फिर सोशल क्लास एंड स्टेटस। तो देखिए जो लाइफस्टाइल है ये रिफ्लेक्ट होता है AIO में। AIO मतलब activities, interest and opinions। तो right answer will be option number C। Next question is the phrase a good product will sell itself is a characteristic of dash orientation। तो मार्केटिंग की देखिए हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, जैसे कि ऑप्शंस में भी दी गई हैं। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। तो बोला जा रहा है कि एक अच्छा प्रोडक्ट खुद ही अपने आप को सेल कर लेगा। तो ये किस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में बोला गया है? तो ये देखिए बोला गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें क्वालिटी हो,
जिसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स हों। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें इनोवेटिव फीचर्स हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट अपने आप ही मार्केट में सेल हो जाएगा, ये कहता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिट लॉयल्स आर दोज हु। तो देखिए यहाँ पर जो लॉयल कस्टमर है उनकी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला जा रहा है कि जो स्प्लिट लॉयल कस्टमर होते हैं वो कौन होते हैं? शिफ्ट फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर इन सर्च ऑफ ब्रांड दैट बेस्ट सेटिस्फाई देयर नीड्स, आर लॉयल टू अदर ब्रांड्स, आर लॉयल टू मोर देन वन ब्रांड, या फिर रिमेन एट दी कोर। तो देखिए जो स्प्लिट लॉयल कस्टमर्स होते हैं, स्प्लिट लॉयलिटी का क्या मतलब है कि वो एक से ज्यादा ब्रांड के लिए लॉयल हैं, राइट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्प्लिट लॉयल वो कस्टमर होते हैं जो एक से ज्यादा ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, एक से ज्यादा ब्रांड के लिए लॉयल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हार्डकोर लॉयल कस्टमर्स होते हैं जो किसी ही एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक कैटेगरी होती है कस्टमर्स जिसको हम बटरफ्लाइज बोलते हैं। वो ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्विच करते हैं ब्रांड्स को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट। तो स्प्लिट लॉयल कौन से कस्टमर होंगे? जो एक से ज्यादा ब्रांड के लिए लॉयल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन अबाउट मार्केट लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व। सो मार्केट लॉजिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स, सेकंड इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, C is procurement of right inputs, converting efficiently into finished goods and delivering to final destination. D is the assessment of target market's requirement and ensuring the physical flow of materials and goods from point of origin to point of use. So देखिए चारों स्टेटमेंट्स पढ़ने में एक जैसी ही आपको लग रही होंगी, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ही सारी स्टेटमेंट है, बट वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जिसमें सारी चीजें जो हैं वो कवर हो रही हों, और ये हो रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, जिसमें बोला जा रहा है असेसमेंट ऑफ टारगेट मार्केट रिक्वायरमेंट्स and ensuring the physical flow of materials and goods from point of origin to point of use. तो लॉजिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स है उसको हम मैनेज करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि जो हमारा टारगेट मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट भी हमें अच्छे से पता हो। तो रिक्वायरमेंट को पता करना है और उसके बाद इंश्योर करना है फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज। इसको हम बोलते हैं मार्केट लॉजिस्टिक्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांड एक्सटेंशन मीन्स। देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, पहले लाइन एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको ब्रांड एक्सटेंशन भी बता दिया था, राइट। सो ब्रांड एक्सटेंशन क्या होती है? क्वेश्चन में देखिए दिए ऑप्शन में दिया गया है एडिंग न्यू मॉडल्स टू द एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ ब्रांड, एक्सटेंडिंग द ब्रांड नेम टू सम न्यू प्रोडक्ट, C is adding more brands to firm's portfolio, and D is all products are marketed under the same brand name. So देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज एक्सटेंडिंग द ब्रांड नेम टू सम न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और सेम ब्रांड नेम को ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको डेटॉल का एग्जांपल दिया था कि डेटॉल का जो है वो एंटीसेप्टिक लिक्विड भी आता है, उसको सोप भी आता है, राइट, हैंड वॉश भी आता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रांड एक्सटेंशन। Next question is charging different price for the same product or service to different customer group is called. So जब एक कंपनी डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है सेम प्रोडक्ट या सर्विस का टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, लोकेशन प्राइसिंग, टाइम प्राइसिंग, या फिर कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। देखिए जैसा कि नाम ही बता रहा है कि हम डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इट इज कॉल्ड कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, जहां पर कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में अपने कंज्यूमर्स को डिवाइड कर लेती है और उनको डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का पार्ट कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नॉट यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स प्रमोशन, या फिर टेली मार्केटिंग, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज टेली मार्केटिंग, राइट। जो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, सेल्स प्रमोशन है, ये हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का पार्ट है। ऑल्दो यू कैन से कि टेली मार्केटिंग भी तो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का पार्ट है,
राइट। लेकिन देखिए टेली मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है। डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, और डायरेक्ट मार्केटिंग की फिर एक टेक्निक हमारी टेली मार्केटिंग आती है। सो डायरेक्टली ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का एक कंपोनेंट नहीं है। यस, इनडायरेक्टली इट्स ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स कंपोनेंट, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम जाएं तो जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी बात यहाँ पर करी गई है। तो मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, राइट, एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। सो देन डायरेक्ट मार्केटिंग का एक मेथड हमारा टेली मार्केटिंग आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बाइंग प्रोसेस सीक्वेंस। तो बाइंग जो हमारी प्रोसेस होती है, जो कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस होती है, उसका पार्ट कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है देखिए नीड रिकॉग्निशन, बी इज इंफॉर्मेशन सर्च, सी इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, एंड डी इज डिसोनेंस रिडक्शन। राइट, देखिए जो हमारी बाइंग डिसीजन प्रोसेस होती है, जो बाइंग प्रोसेस है कंज्यूमर की, उसमें सबसे पहले क्या आता है? नीड रिकॉग्निशन, राइट, जिसको हम प्रॉब्लम रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सर्च, देन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, राइट, देन परचेज, एंड देन पोस्ट परचेज बिहेवियर। सो क्या नहीं आएगा? डिसोनेंस रिडक्शन यहाँ पर नहीं आएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डिसोनेंस रिडक्शन जो हमारा बाइंग बिहेवियर है, इसमें जो हम क्लासिफाई करते हैं अपने बाइंग बिहेवियर्स को ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंज्यूमर एंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग ब्रांड्स, तब हम पढ़ते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बाइंग प्रोसेस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए C2C प्लेटफॉर्म। सो कस्टमर टू कस्टमर प्लेटफॉर्म हमें बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं OLX, क्रोमा रिटेल, रिलायंस डिजिटल या फिर ग्रोफर। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। C2C प्लेटफॉर्म हमारा यहाँ पर है OLX, जहां पर कस्टमर के साथ ही डील करता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is dash enables business to form relationships with their distributors, resellers, suppliers, etc. तो हमें बताना है कि कौन सा ई-कॉमर्स का जो बिजनेस मॉडल है that forms a relationship with the distributor, reseller and supplier। यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक आपका रीसेलर है, एक सप्लायर है, तो इनके बीच जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? B2C, S2C, C2C या फिर B2C। So it is called business to business, B2B. Right answer will be option number D. Next question is firms market offerings are divided into dash and dash elements। तो हमें बताना है कि वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनमें एक फर्म की जो मार्केट ऑफरिंग्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कोर प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्री सर्विसेज, बी इज मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, 3 इज प्रोडक्ट और डिलीवरी, एंड डी इज सर्विस एंड डिलीवरी। देखिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कोर प्रोडक्ट एंड सप्लीमेंट्री सर्विस। राइट, तो किसी भी फर्म की जो ऑफरिंग है उसे आप डिवाइड कर सकते हो दो एलिमेंट्स में, कोर प्रोडक्ट एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर एसी लेते हो, राइट, तो फिर जो एसी आपने खरीदा उसको इंस्टॉल जब करा जाता है, तो जो इंस्टॉलेशन की जो उसकी प्रोसेस होती है, तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री सर्विस। आपने एक एसी बाई किया, अब कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि इस एसी को हम अच्छे से आपके घर में इंस्टॉल कर देंगे, प्लस इसकी जो भी मेंटेनेंस होगी वो भी हम टाइम टू टाइम करेंगे। तो ये क्या हो गई? दिस इज अ सप्लीमेंट्री सर्विस ऑफ कोर प्रोडक्ट। एसी इज द कोर प्रोडक्ट, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज द सप्लीमेंट्री सर्विस। राइट, सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मार्केटिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।